हाँ मैडम, शुरू करें। इतना पीछे ऐसे अनबन हो गई क्या? सबसे अनबन हो गई क्या? क्या इतना दूर? यहाँ पर पर्सनल। हाँ भैया, अपना चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लेंस लॉ आज अपन देखने वाले हैं, और बट उससे पहले मैं 2-5 मिनट पुराना पूछ लेता हूँ आपसे, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। कम से कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैं पूछ लेता हूँ आपसे। इस बहाने प्रशांत का भी रिवीजन हो जाएगा, प्रशांत कल नहीं आए थे, और प्रशांत को भी क्लियर हो जाएगा, और ये पता चल जाएगा आप घर पे कितना पढ़ रहे हो। और अच्छी बात ये रही कि कल वाले दोनों स्टूडेंट आए हैं, आदिल और दूसरा रवि, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रही है बातें, और कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने कल बताई थी आपसे एक बार पूछ लेता हूँ 5-10 मिनट में, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं इन 2 दिनों में, आज और कल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ें तो एसी करंट अपना चले, ठीक है। तो हाँ जी, मुझे लेवल मालूम है सब बच्चों का, तो जिसका जो लेवल है उसके हिसाब से मैं सिर्फ इसी चैप्टर में से पूछ रहा हूँ, अभी पुराने में से नहीं पूछ रहा हूँ, उसमें से पूछने लगूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी तक रिवीजन नहीं किया होगा आपने, लेकिन कर लेना, मैं सडनली किसी भी दिन पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये मैं जिससे पूछूंगा वो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ऐसा नहीं है कि मैं एक एवरेज या इंटेलिजेंट बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं, मैं एक डरे सहमे बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा, ताकि वो आसानी से इसका आंसर देके कॉन्फिडेंस गेन करे, है ना। तो देखिए, हाँ भाई साहब, नहीं रवि आप बताओ, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, हिंदी मीडियम हो ना, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करो। बेटा डरने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरे क्वेश्चंस में से सबसे आसान वाला पूछा है आपसे, तो बिना हेजिटेट हुए आंसर दीजिए आप। आपका नंबर सबसे पहले इसलिए आया है क्योंकि क्वेश्चन सबसे पहले मैंने आसान वाला पूछ लिया है, ऐसा इसलिए आया है बस। बोलो बेटा, एक बार ट्राई ट्राई करो, टूटा फूटा गलत सलत जैसा भी आता है वैसा बताओ आप। अपने सर बोलते हैं कि आने से पहले 2-5 मिनट थोड़ा पूछ ले तो सही रहता है, उससे इस बहाने बच्चा पढ़ता है घर पे जाके। हाँ बेटा, हेजिटेशन हो रही है या आंसर नहीं आता है, दोनों में से कोई एक बात तो बताओ मेरे को आप। शर्म आ रही है, हेजिटेशन फील हो रहा है, बाकी आंसर आता है आपको, इतना बोलो मेरे को कि सर मेरे को आंसर आता है लेकिन मैं बता नहीं सकता अभी, बस ऐसी बात है क्या? ओके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप बता भी दोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ आदिल, हाँ इंग्लिश मीडियम हो ना आप तो। डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, नहीं बेटा इलेक्ट्रिक नहीं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक इज नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरी गुड। तो ऐसे ही आप भी हिंदी में बता सकते थे कि किसी समतल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड, दोनों स्टूडेंटों के लिए वेरी गुड, क्योंकि आंसर तो दोनों को ही आता था फाइनली। हाँ, अगर इसको मैं मैथमेटिकल रूप से पूछूं, ये तो मैंने थ्योरेटिकली पूछा है, अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में पूछूं प्रोडक्ट के हिसाब से, तो आप बताइए, हिंदी मीडियम हो कि इंग्लिश? तो गणितीय रूप में अगर मैं परिभाषा पूछूं तो क्या कहोगे मैग्नेटिक फ्लक्स को आप? बोलो।
क्या नाम बताया था इन्होंने अपना? आकाश। आकाश नहीं बता रहे हैं, क्या बात है? हाँ, सोनू। जिस भी मीडियम में हो उसमें बता दो आप। नहीं? बात तो सही कही है लड़के ने, जिसने सीधा फार्मूला बता दिया। उसको शब्दों में ना बोलकर इसने सीधा क्या बता दिया? फार्मूला। हाँ, अब कोई बताना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अब औपचारिकता रह गई है। उसी चीज को आप हिंदी में बोल दो कि जो है एरिया उसका प्रोडक्ट हो जाता है किसके साथ में? मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो उसी को अपन क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, आप समझ गए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आगे बढ़ता हूं। हाँ, 3 कंडीशन आई थी, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, जीरो फ्लक्स, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य फ्लक्स। एक एक करके मैं पूछता हूं। हाँ जी, करिश्मा, हिंदी मीडियम हो ना? तो पॉजिटिव फ्लक्स क्लियर कर दो बस मेरे को, धनात्मक फ्लक्स क्लियर कर दो। एक तो देखो, मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने ये बात नोट करी, हमसे जितने भी बैच अब तक पढ़ के गए हैं जिस भी कोचिंग में, तो 2-4 बच्चे थे तब तक मैं कहना पसंद नहीं करता था, और वो ये चीज़ फॉलो भी करते थे, मैंने देखा है। लेकिन अब थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो मैं चाहता हूँ हर टीचर के लिए ये चीज़ फॉलो हो। कुछ दिनों में संदीप सर आपको बोल देते, मैं बोल देता हूँ, वो तो एक ही बात है। आपका कोई भी टीचर क्लास में आए, आपको उसको विश करना चाहिए मेरे हिसाब से। समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ एक आध स्टूडेंट पहले भी करते थे, मैं ये नहीं कह रहा कोई पर्सनल मेरे को रेस्पेक्ट चाहिए, नो, लेकिन ये आपका तरीका बनता है। ऐसा भी नहीं मेरे को बुरा लगता है, नहीं, लेकिन आप एक क्लास में बैठे हैं, क्लास बढ़ रही है धीरे धीरे, चाहे महीने 2 महीने की बात है, लेकिन ये चीज करेंगे तो और भी रेस्पेक्ट रहेगा आपके लिए। ओके। हाँ करिश्मा, थोड़ा जोर से बोला, हल्का सा जोर से बोला ताकि मैं सुन सकूं। इतना मन में बोलोगी तो मैं कैसे सुनूंगा? फिर तो यही सुन पाएगी कोमली, कोमल भी नहीं सुन पा रही है। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलो प्लीज। हाँ, 0 डिग्री, 0 डिग्री से तो ज्यादा और 90 डिग्री से कम। इसमें छोटी सी बात और ऐड कर लो, 0 डिग्री से ज्यादा या 0 डिग्री के बराबर और 90 डिग्री से कम, इस रेंज में अगर एंगल आता है तो फिर कौन सा फ्लक्स होता है? पॉजिटिव फ्लक्स, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव रहता है। ओके, नेक्स्ट बताएंगे प्रिया। प्रिया बताएंगी नेगेटिव फ्लक्स। हाँ, 90 डिग्री से ज्यादा और 270 डिग्री से कम वाली रेंज में अगर थीटा की वैल्यू आती है तो क्या रहता है? नेगेटिव फ्लक्स, और इनइफेक्टिव रहता है, अप्रभावी रहता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अब जीरो फ्लक्स के बारे में बताएंगे दीपक। हाँ, आप। नो, जब थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो या 270 डिग्री के बराबर हो, दोनों कंडीशन में एंगल कितना निकल के आएगा आपका? 0। बिल्कुल बराबर होना चाहिए, मैंने बराबर ही तो लिखवाया था आपको। या तो 90 डिग्री के बराबर हो या 270 डिग्री के बराबर हो, तो उस कंडीशन में 0 आ जाएगी, थीटा की वैल्यू निकल के कॉस थीटा की, और फिर पूरी वैल्यू को वो क्या बना देगा? 0। स्टेबल कंडीशन में रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। आई बात समझ में? थर्ड, ये सब चीजें तो हो गई। अब मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चन बचा के रखे हैं, स्पेशल स्टूडेंट बचा के रखे हैं मैंने, तो मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, इसमें कई छोटे मोटे क्वेश्चंस भी हैं, पर उनको मैं अगर तरीके से पूछता हूं तो वो अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये तो सबको मालूम है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, तो इसको पूछना कोई मतलब नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन मैं पूछता हूं और एक अच्छे स्टूडेंट को मैं खड़ा करता हूं, है ना भाई? तो तनु, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिला के पूछ रहा हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, पहले तो ये बताओ आप। टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर। और सीजीएस यूनिट?
मैक्सवेल। और एक छोटा सा क्वेश्चन और बताओ, वन मैक्सवेल इक्वल टू 10⁻⁸ वेबर, ऐसा लिखवाया था ना मैंने। वन मैक्सवेल इक्वल टू 10⁻⁸ वेबर। तो इन्होंने काफी सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया है, काफी संतुष्टजनक आंसर इन्होंने दिया है। 3 क्वेश्चन में से इन्होंने लगभग 3 सही बताए हैं। बैठो, वेरी गुड, पढ़ रही है ये आजकल, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अनन्या, मैं जो लेवल मैंने बना रखा है आंसर देने के अकॉर्डिंग, तो मैं उसी अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। तो अनन्या को देख लो, मैं टॉप मोस्ट पे कितने नंबर पे रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अनन्या, ऐसे गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा बेटा, बताना पड़ेगा आपको। हाँ, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, मुझे पता है आप बहुत ध्यान से पढ़ रही हो। पर यूनिट एरिया, क्या पूछ रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसे किस किस नाम से जानते हैं, वो नाम बता दो आप। 3 से 4 नाम थे। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया किस किस नाम से जानते हैं, और यूनिट क्या होती है और सिंबल क्या होता है, बताओ। मैंने तो जानबूझ के तुमसे आसान क्वेश्चन पूछा है, एक सिंगल क्वेश्चन पूछा है मैंने, इस में 3 पूछे थे। मेरे को लगा अनन्या नॉन साइंस है, तो फिर चलो इससे आसान पूछ लेते हैं। अब तो ऐसा कह रही है, बताओ। अब ये इतना गजब का क्वेश्चन कोमल के पास ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो फिर डिफिकल्ट आएगा बाद में। पेज मत पलटो, ये चीटिंग नहीं चलेगी। हाँ कोमल, सिंबल, सिंबल बी, और यूनिट आपने खुद नहीं तो बताई थी कल। अरे अरे तुम खुद ही कह रही थी कल सर टेस्ला रहेगी। हाँ अच्छा, ये कह रही हो पर मीटर स्क्वायर कह रही हो, ठीक है। हाँ, अब तुम्हारा नंबर तो आएगा घूम फिर के दोबारा से, क्योंकि अभी एक इंटेलिजेंट तो मौजूद है अपने पास में। सबसे बढ़िया नंबर लेके आता है ये। हाँ जी, फेराडे का फर्स्ट लॉ बता दो। इस लड़की ने काफी हद तक सही बताया है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक करी है, छोटी सी, उस मिस्टेक को करेक्ट करो। इससे भी गया गुजरा आंसर दिया तुमने तो। बैठो, करो करेक्ट। मैं चाहता हूँ लड़कियों में हुए कंपटीशन। अरे एक मिनट बैठ। हाँ, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आपको चांस दे रहा हूँ, करो करेक्ट। नहीं, ऐसे बोलने से थोड़ी होगा काम। हाँ बताओ कोमल, सभी लड़कियां जो गलत बता रही है ध्यान से सुनना, पूरा स्टेटमेंट बोलो, अच्छे से बोलो, खड़ी होके बोलो। हाँ सुनिएगा। इसने तो खुद का ही ज्ञान लगा दिया। बैठो, कौन बताना चाहता है हाथ खड़ा करो।
फेराडे का फर्स्ट लॉ एकदम एक्यूरेट स्टेटमेंट कौन बता रहा है? अब तक इनमें से एक ने नहीं बताया, सबने छोटी मोटी गलतियां करी, इसमें सबसे कम गलतियां अनन्या ने करी है, बाकी सबने तो अर्थ का अनर्थ करने का ही काम किया है। मैं तो सीधी बात कहूं, देखो एक भी नहीं, तू भी नहीं, फिर कैसे आएंगे 30/30 नंबर? बता। बताएगा? हाँ हाँ बताओ। दीपक, सोनू, हाँ हाँ बैठो। कोई नहीं, करिश्मा भी नहीं, हाँ करो। यही तो था। अगर प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज करते हैं आप, तो सेकेंडरी के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा, विद्युत वाहक बल, और उसके कारण एक धारा जनरेट होगी जिसको प्रेरित धारा कहते हैं। सिंपल सी बात है। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। अब आप सब देख लो किसने क्या क्या बताया था और मैंने गलत क्यों बताया। दोबारा सुन लीजिए भले, किसी को अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है तो। प्राइमरी कॉइल के अंदर प्राथमिक कुंडली में जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके कारण द्वितीयक कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ जनरेट होगा और उसके कारण एक धारा जनरेट होगी, करंट जनरेट होगी, जिसको क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में चेंजेज होते रहेंगे। यह था। क्लियर है सबको? अब क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ऐसा कहता है कि सर मेरे को अब भी क्लियर नहीं है, तो उसको फिगर बना के बताऊं फिर मैं? हाँ, बताना तुमको तो जरूरी है, तो कल तुम नहीं आए थे। देखो, हाँ देखो, ये प्राइमरी कॉइल है, इसके अगर टर्न्स नंबर अपन चेंज करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करते हैं, इसका करंट अगर अपन चेंज करते हैं, उन सब वजहों से इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर अपन प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट होगा और उसका नाम क्या होगा? E2। ये अपने आप जनरेट नहीं हुआ है, इसमें चेंजेस होने की वजह से इसमें उत्पन्न हुआ है, इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण। और इस विद्युत वाहक बल के कारण इसमें एक धारा बहेगी जिसका नाम क्या रहेगा? I2, और वो क्या कहलाएगी? इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। ये कहना चाहते हैं। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि इसके फ्लक्स में हम चेंजेस करते रहेंगे। जैसे ही अपन इन चेंजेस को स्टॉप कर देंगे तो ये भी इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, ये भी प्रेरण होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये था पहला लॉ। अब सबको क्लियर है? आप सबको बढ़े रहा, मैंने पूछ लिया, नहीं तो अपन आगे बढ़ जाते और पुराना क्लियर भी नहीं होता आपको, आप तो वही गलत सलत याद रख लेते। ये है पूछने का फायदा। आप सबको क्लियर हो गया ना अब? अच्छा, अब सेकंड कौन बताएगा? फैराडे का सेकंड लॉ, वो जो कि मैथमेटिकल है। हाथ खड़े करो और लोग भी, जो जो बता सकता है। हाँ जी, और अभी अभी इसने फर्स्ट वाला सही बताया है, तो सेकंड चलो मैं तनु से सुन लेता हूं, बताओ। हाँ सही कह रही हो।
सही बताया इसने, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं बताई इसने। इसने क्या कहा, बैठो, आपको पता है कि इसके अंदर जो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, किसमें चेंजेस की वजह से उत्पन्न हो रहा है, फ्लक्स। इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि फ्लक्स जितना चेंज होता जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, वो प्रोपोर्शनल होगा जनरेट होने वाले ईएमएफ के। ये बात प्रूव हुई। अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या लग जाएगा, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को अपन ने क्या नाम दे दिया, के। तो फाइनली आपके पास में आ गया E इक्वल टू के डी फाई बाय डी टी। ये नोटेशन निकल के आया फेराडे के सेकंड लॉ में, ये मैथमेटिकल नोटेशन निकल के आया, और ये पहले लॉ से ही डिराइव हुआ है, ये पहले लॉ से ही व्युत्पन्न हुआ है। ये सेकंड नंबर पे जो आया है आपको दिख रहा है। बात समझ में आ गई सबको? कोई ऐसा है जिसको नहीं आई हो? सबको आ गई। अब इससे आगे चलेगी लेंज लॉ की स्टोरी, जिसके बारे में मैं आपको हिंट देकर गया था कल। अब आप देखिए आजकल का जमाना कैसा आ गया है। आजकल के जमाने में आप देख सकते हैं सलमान खान इस चीज का सबसे बड़ा भुगतभोगी इंसान है। आप देख सकते हैं नई नई जो एक्ट्रेस है उनको मौके दिलवाता है बेचारा, आप तो सब जानते हैं, और लास्ट में उसी को धोखे देकर भग जाती है सब। आप तो सब जानते हैं, इस चीज से जुड़े हुए हैं। आप देखिए आजकल के बच्चे, माँ बाप उनको आगे बढ़ाते हैं और लास्ट में माँ बाप कोई धोखा देके किसी और के साथ निकल लेता है। आजकल के ज़माने में ये चीज़ बहुत देखने को मिल रही है। जिस चीज़ की वजह से वो खड़ा हुआ है, जिस चीज़ की वजह से उसने नाम बनाया है खुद का, लास्ट में उसी को धोखा देकर या लात मार के जाने का सीन रहता है। लेंज लॉ में भी यही हो रहा है। लेंज लॉ में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 और ये इंड्यूस्ड करंट I2 किसके कारण जनरेट हुई है प्रिया? किसके कारण जनरेट हुई है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? चुप क्यों है? और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये इंड्यूस्ड करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई? किसकी वजह से इंड्यूस हुई? चेंजेज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ जो है ये उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। किसके कारण उत्पत्ति हुई है? फ्लक्स के कारण। और इसको अगर आप मैथमेटिकल भाषा में दिखाएंगे तो ये ई किसका अपोज कर रहा है, किसका प्रोटेस्ट कर रहा है? फाई का। इसी वजह से इसके आगे इस विरोध को दर्शाने के लिए कौन सा साइन लग जाता है? माइनस का। सिर्फ इतना सा चेंज आएगा। बात समझ में आ गई? अब इसको लैंग्वेज में, किसको नहीं आई बोलो? हाँ दोबारा सुनो। सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होने वाला ईएमएफ और जनरेट होने वाली इंड्यूस्ड करंट उसी रीजन का प्रोटेस्ट करती है जिसके वजह से उसका इंडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उसका क्रिएशन हुआ है। मैंने इंग्लिश के शब्द इसमें ज्यादा यूज किए। किसकी वजह से इसका क्रिएशन हुआ है? फ्लक्स। फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स में चेंजेस की वजह से इसका प्रोटेक्शन हुआ है। तो उसी का क्या करेगा? प्रोटेस्ट। अब उस प्रोटेस्ट को अपन थ्योरेटिकल भाषा में तो ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकल में उस प्रोटेस्ट को किससे दिखाएंगे? माइनस के साइन से। प्लस का साइन तो ये बता रहा है कि दोनों अनुकूल दिशा में चल रहे हैं, दोनों को सूटेबल है एक जैसा माहौल। लेकिन माइनस साइन ये बता रहा है कि इसमें जो क्रिया हो रही है वो इसके अपोजिट हो रही है। अगर इसमें कोई वर्क हो रहा है तो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए अपोजिट में वो भी कोई ना कोई वर्क कर रहा है, और इसको बताने के लिए कौन सा साइन लगा है? इधर माइनस। आप सबको ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब इसी को लैंग्वेज में आप लिख लीजिए। लिखो लेंज लॉ, लेंज का नियम। The direction of the induced EMF, the direction of the induced EMF or induced current, the direction of the induced EMF or induced current is such that it opposes
द रीजन, अब रीजन के ब्रैकेट में लिखना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और ब्रैकेट बंद कर देना। इट अपोजेज द रीजन, ब्रैकेट में लिखना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद करने के बाद में लिखना, लिख लिया गया यहां तक, ड्यू टू विच इट वाज क्रिएटेड, ड्यू टू विच इट वाज क्रिएटेड। हां जी, लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से होती है कि यह उसी कारण, कि यह उसी कारण, अब कारण के ब्रैकेट में लिखना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और ब्रैकेट बंद कर देना। कारण के ब्रैकेट में लिख लिया, फिर ब्रैकेट बंद करने के बाद में यह उसी कारण, ब्रैकेट के बाद में लिखना, का विरोध करती है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई थी। यह है लेंज का नियम। इसका मैथमेटिकल नोटेशन साथ में लिख लो, यही है E इक्वल टू, इसके जस्ट नीचे लिख लो इस लॉ को, इन्वर्टेड में बंद करने के बाद इसके जस्ट नीचे ये नोटेशन लिख लो, E इक्वल टू माइनस जरूर लगाना इसके आगे, माइनस के डी फाई बाई डी टी, और लिखना बकायदा नीचे, इसको इनबॉक्स करके डिब्बा में बंद करके नीचे लिखना, हेयर माइनस साइन, हेयर माइनस साइन represents the opposition, here the minus sign represents the opposition between them। यहां पर ऋणात्मक चिन्ह बना लेना, ऋणात्मक मत लिखना, साइन बना लेना। यहां पर ऋणात्मक चिन्ह दोनों के बीच विरोध को दर्शाता है, दोनों के बीच विरोध को दर्शाता है। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि हम माइनस क्यों आया। इसको और भी सिंपल शब्दों में लिख लो ताकि और आपको अच्छा रहे समझने में। वो इंग्लिश में जो आप लिखते हो आई डॉट ई डॉट, इसको क्या कहते हो, सच दैट, ऐसे करके, इसको हिंदी में कहते हैं अर्थात, तो ऐसे करके लिख लो। इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया, वो आई डॉट ई डॉट के बाद में लिखना, इफ द करंट इज इंड्यूस्ड, इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द मैग्नेट, ड्यू टू मोशन ऑफ द मैग्नेट, कॉमा, then the induced current in the coil, then the induced current in the coil sets, SETS, sets itself to stop the motion of the magnet, sets itself to stop the motion of the magnet। हिंदी में लिखना, फिर इसको समझा भी देता हूं मैं अभी। अर्थात यदि प्रेरित धारा, अर्थात यदि प्रेरित धारा
प्राथमिक कुंडली के चुंबक में गति करने के कारण उत्पन्न हुई थी। अर्थात यदि प्रेरित धारा प्राथमिक कुंडली के चुंबक में गति करने के कारण, ये प्राथमिक कुंडली के चुंबक की गति करने के कारण उत्पन्न हुई थी, तो उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा उस चुंबक की गति को ही रोकने का प्रयास करेगी। तो उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा उस चुंबक की गति को ही रोकने का प्रयास करेगी। समझ गए? अब अगर फेरों की संख्या चेंज हो रही है तो इसका मतलब मैग्नेट भी मोशन में है, सीधी सी बात है। ये बात इसमें निकल के आ रही है। कोई अगर कहे कि सर हम तो एरिया चेंज करके कर रहे थे, हम तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करके कर रहे थे, हम तो करंट, कुछ भी कर लो आप, मैग्नेट में मोशन जरूर होगा। इसलिए उसने क्या लिखा है? चुंबक में गति। बात समझ में आई? यानी कि अगर चुंबक में गति होने के कारण ये उत्पन्न हो रही है तो लास्ट में ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगी, ये प्रेरित करंट, के लास्ट में उस मैग्नेट को रोकने के लिए फोर्स लगाएगी। बात समझ में आ गई? इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला एक फोर्स तो यहां से फाई लगाएगा, एक फोर्स यहां से ये I2 या E2 कुछ भी मान लो भाई, I2 किसकी वजह से उत्पन्न हुई है? E2 की वजह से, या तो E2 मान लो या I2 मान लो। एक फोर्स इधर से करंट लगाएगी अपोजिशन में इसको रोकने के लिए, और दोनों का फोर्स आपस में क्या हो जाएगा? काउंटर। आई बात समझ में? दोनों का फोर्स आपस में क्या होएगा? टकराएगा, और टकरा के परस्पर एक दूसरे को कंजर्व करने का काम करेगा, एक दूसरे को संरक्षित करने का काम करेगा। तो इसी से आपका अगला कंसेप्ट निकल के आता है, लिखिए, लेंज लॉ एंड द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। लेंज लॉ एंड द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। हाँ, लॉ तो यही है, पर ये लॉ किस प्रकार से रिलेटेड है एनर्जी कंजर्वेशन से, वो बताना है हमको उस पर। लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। लेंज का नियम, मैं क्यों लिखवा रहा हूं इसको? वहां क्वेश्चन पूछ सकता है। वहां क्वेश्चन क्या पूछेगा? निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अनुसरण करता है? क्या लिखेगा इंग्लिश में? Which option is proper for the energy conservation principle? तो आपको वहां दे देगा, जैसे मान लो फेराडे लॉ दे दिया, लेंज लॉ दे दिया, और स्टेट रूल दे दिया, तो आप किस पर टिक करके आएंगे? लेंज लॉ। बिकॉज लेंज लॉ के अंदर ये एनर्जी क्या हो रही है? सेट हो रही है आपस में। कैसे सेट हो रही है? अभी मैंने आपको बताया। इसको लिखो, शब्दों के अंदर लिखो। वही बात है जो आपको पता है, लिखो। इन दिस वन फोर्स या वर्क डन is by changing flux. In this, one force या work done by changing flux, and another one is by induced current. Changing flux, and another one is by induced current in opposite direction of flux. In opposite direction of flux. So finally both the works or forces, so finally both the works or forces cancel out each other, and in this situation energy does not created
and does not destroyed. ये लाइन जो आपने लिखा है अभी अभी, ना तो उत्पन्न होती है ना ही खर्च होती है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है। आई बात समझ में? अब लिखिए, इसके अंदर ये जो प्रयोग चल रहा है, इसके अंदर एक कार्य अथवा बल परिवर्तित होने वाला फ्लक्स लगाता है, एक कार्य अथवा बल परिवर्तित होने वाला फ्लक्स लगाता है। वहीं दूसरी ओर प्रेरित विद्युत धारा फ्लक्स के विपरीत दिशा में, प्रेरित विद्युत धारा फ्लक्स के विपरीत दिशा में बल लगाती है या कार्य करती है, और अंततः ये दोनों बल या कार्य परस्पर निरस्त हो जाते हैं। ये दोनों बल या कार्य परस्पर निरस्त हो जाते हैं तथा इस प्रकार से ना तो कोई नई ऊर्जा का निर्माण होता है और ना ही कोई पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है। और इस प्रकार से ना तो कोई नई ऊर्जा का निर्माण होता है और ना ही कोई नई ऊर्जा कोई पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है। यह जो लास्ट की लाइन लिखी है, इसको अंडरलाइन कर लेना, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बताने का कार्य कर रही है। बात क्लियर? ये रिलेशन है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से, किसका? लेंज के लॉ का। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा फार्मूला आप लिख लीजिए। अगर मान लो आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाए और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स का जिक्र हो, वैसे तो फिलहाल अपन क्या लगा रहे हैं इधर के, लेकिन मान लो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए न्यूमेरिकल में, तो ये फार्मूला इस तरीके से लिखा जाता है, E = -n dφ/dt। इस तरीके से लिखा जाता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, हेडिंग क्या दोगे इसको? फॉर्मूला इन नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे एरो लगा के लिख देना, फेरो की संख्या के रूप में सूत्र। वहां पर के स्थान पर क्या लग जाएगा? n। यहां पर n बराबर है फेरो की संख्या। मैं लास्ट में जब इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा तो इन सभी छोटी मोटी चीजों पर आपको न्यूमेरिकल करवा के देखूंगा, ठीक है? अगर नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए तो इस न्यूमेरिकल का आप यूज करना। अच्छा, ये तो आपको मालूम ही है, मुझे बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है। लेंस लॉ में भी लिख सकते थे, इसमें भी लिख सकते थे। ये d को आप φ2 - φ1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, वो क्या करे? वो पुराना फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स दे दे आपको, तो उस कंडीशन में ये सब करने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या लिख देना? φ2 - φ1। न्यूमेरिकल में दे सकता है कि पहले इस टाइम पर ये फ्लक्स था और फिर कुछ सेकंड बाद में फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई? इतनी हो गई। तो आपको उधर डरने की जरूरत नहीं है, उधर सीधा काम करना है। आपको नए फ्लक्स में से पुराना फ्लक्स क्या कर देना है? माइनस। चाहे नया फ्लक्स छोटा ही क्यों ना हो, वैल्यू नेगेटिव में आती है तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नए फ्लक्स में से किसको माइनस करना है? पुराने को। φ2 में से क्या माइनस करना है? φ1। ये मैं बारीक बातें बता रहा हूं आपको। आप ऐसा मत सोचना कि हमेशा मुझे पॉजिटिव लाना है इसलिए मैं बड़े में से ही छोटा माइनस करूंगा। नो, न्यू में से ओल्ड।
आगे इसने दे रखा है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आप प्रोड्यूस कर रहे हो दूसरी तरफ, इसको चेंज करने के क्या क्या मेथड है। तो वही सारे मेथड है जो कि फ्लक्स को चेंज करने के काम आते हैं, जो मैंने आपको लिखाए थे। फ्लक्स को चेंज करने के 3 से 4 मेथड मैंने आपको बताए थे, तो वही सारे मेथड है, उसमें कोई नई बात नहीं है। एक बार मैं पूछ लेता हूं आपसे, तो मैंने अभी जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे थे उसमें से सारे क्वेश्चन पूछे थे मैंने, ये मेथड्स नहीं पूछे थे बस आपसे। तो अगर आपको फ्लक्स से चेंज करना है तो आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वही इसका भी आंसर है। इसने हेडिंग इस बार क्या बना दी कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट को चेंज करने के क्या क्या तरीके हैं। इसका आंसर वही है जो चुंबकीय फ्लक्स को चेंज करने का आंसर है। बिकॉज आपको तो पता है कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा तब तक ही ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो इसको जनरेट या चेंज करना है आपको, तो आपको किस में बदलाव करना पड़ेगा, फ्लक्स में। तो आंसर एक ही है दोनों चीजों का, चाहे ये देख लो चाहे वो देख लो, चाहे इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट में चेंज करना है चाहे फ्लक्स में चेंज करना है, बात एक ही है। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इनमें चेंज होगा या इनमें चेंज हो रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि फ्लक्स में तो चेंज हो ही रहा है। तो दोनों का आंसर एक ही है। 3 से 4 मेथड मैंने बताए थे, कौन बता रहा है हाथ खड़ा करो। तो इन दोनों को ही सरकारी कॉलेज लेना है कि इस बार आप सबको नहीं लेना क्या, बताओ। पूछ लूंगा मैं तो, इनसे ही पूछ लूंगा, लेकिन आप सब क्यों चुपचाप बैठे हो? कोई मुश्किल आंसर है क्या इसका? सिर्फ हेडिंग हेडिंग पूछ रहा हूं आपसे, मुझे अच्छा लगेगा कोई और बताएगा तो। नहीं बताओगे पर आप, ठीक है बताओ। अब मैं उसी से नहीं पूछ सकता, अब आपसे पूछूंगा, कभी उससे पूछूंगा। हाँ बिल्कुल, थीटा। बहुत अच्छे, ये बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ रहा है और तनु मान भी इस बार तो बहुत ध्यान से पढ़ रही है। मैं तो यही कहूंगा आज के पूछने के बाद में, और सब लोग टूटा फूटा पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये वही सारे मेथड है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।